नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीट मेंस के टॉपिक सूचना प्रौद्योगिकी को। तो आपको पता है कि आपका रीट मेंस में सब्जेक्ट डाला गया है सूचना प्रौद्योगिकी, यानी आईटी टॉपिक आपका डाला गया है। उसके अंदर आपको 4 टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें से कि एक टॉपिक है आपका सोशल इम्पैक्ट यानी सामाजिक प्रभाव। आईसीटी के यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के हमारे समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये टॉपिक आपका रीट मेंस में डाला गया है। तो देखिए, यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं फटाफट टॉपिक को। सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव। देखिए, यहाँ पर मेन लाइन्स हम कवर करेंगे। सूचना क्रांति से समाज के संपूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं। धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान, विकास, संगठन, प्रचार, ठीक है, सभी के अंदर क्या हुआ है, चेंजेस हुए हैं। आज का समाज क्या कहलाने लगा है, सूचना समाज कहलाने लगा है। क्योंकि देखिए, जो भी आपकी सूचना प्रौद्योगिकी है यानी आईसीटी है, उसके थ्रू क्या हुआ है कि पूरा जो विश्व है वो आपस में कनेक्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि आप घर बैठे भी किसी के बारे में भी सूचनाएं गूगल से सर्च कर सकते हैं या इंटरनेट से आप निकाल सकते हैं। कोई भी डाटा चाहिए, कोई भी फैक्ट चाहिए, वो सब आप किसके थ्रू निकाल सकते हैं, ये सब आईसीटी के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इससे आगे। आईसीटी ने हमारे समाज को सक्रिय जागरूक बनाया है। ठीक है, इससे हमारे काम करने का तरीका बदल गया। जैसे अब देखिए, कुछ यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं साइट्स के, जो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है इसमें ईमेल। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, ईमेल, ऑडियो वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें किसका पार्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का। कौन सा, ईमेल। ठीक है, ईमेल। सेकंड इसमें जो ऑडियो वीडियो चैटिंग होती है वो, और थर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये तीनों ही किसका पार्ट है, आपका सूचना प्रौद्योगिकी का। अब देखिए, बात करते हैं इससे आगे। फर्स्ट इसके क्या क्या इफेक्ट देखने को मिले हैं। सबसे पहले इसमें है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है निजता। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गोपनीयता कहा जाता है, गोपनीयता भी कहा जाता है। निजता और गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। यानी जैसे कि इसमें सीक्रेसी है, मतलब क्या है कि अगर किसी का भी डाटा है, अगर आपका डाटा है, तो ऐसा नहीं है कि आप जिसको चाहेंगे उसी को ही दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई भी आपकी कोई भी जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका, सपोज आपके पास एक, जैसे आप पीडीएफ बना के भेजते हैं, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ तो सकता है, जिसको आप भेजेंगे वो पढ़ सकता है, लेकिन वो आपकी उस इन्फॉर्मेशन, उस पीडीएफ के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो ये किसकी वजह से है, आईसीटी के थ्रू ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीक्रेसी रहती है, यानी जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे या जो भी आपका डाटा प्रोवाइड कराएंगे, वो सब क्या होगा, उसके अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति चाहे तो भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने और उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। यानी अगर आप चाहें, जैसे आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भेजते हैं, अगर आप चाहें तो उससे करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आपके पास उसके लिए इन्फॉर्मेशन हो, आप जब चाहेंगे तभी। ऐसा नहीं है कि कोई भी अननोन आदमी है, क्या वो आपकी पीडीएफ चेंज कर सकता है, नहीं। अगर आप पीडीएफ, सपोज अगर आपने कहीं डिटेल शेयर करी है अपनी पीडीएफ के अंदर, या कोई अपना बायोडाटा शेयर किया, तो कोई भी थर्ड पर्सन है वो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। यही क्या है, सीक्रेसी है। ठीक है, सीक्रेसी है, ध्यान रखिए, यही निजता है। यानी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोपनीयता से क्या अर्थ है। ठीक है, आईटी के अंदर गोपनीयता यानी सीक्रेसी से क्या अर्थ है, तो अधिकृत व्यक्ति, अधिकृत व्यक्ति मतलब रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। यानी जिसका वो डाटा है, जिसके नाम से ईमेल आईडी है, जिसका रजिस्टर्ड डाटा है, वही उस डाटा का यूज़ कर सकता है, वही उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन उसके अंदर चेंज करेगा। कोई भी व्यक्ति को डाटा पढ़ने, उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है, तो वो डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ। ठीक है, तो आपकी जो पीडीएफ होती है उसके अंदर आप ही जो भी है नया डाटा उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, डाटा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन है वो उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली गोपनीयता से क्या अर्थ है कि अधिकृत यानी रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट लाइन है कि गोपनीयता या निजता या सीक्रेसी का क्या अर्थ है। सेकेंड बात करते हैं, तो आईसीटी क्या इफेक्ट है। सबसे पहले तो इससे प्राइवेसी यानी सीक्रेसी हो गई है। ठीक है, सेकंड है इसमें अधिप्रमाणन यानी ऑथेंटिकेशन। अधिप्रमाणन का अर्थ क्या है, इससे अभिप्राय है जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ कोई भी व्यापारिक सौदा करने से पहले उसके संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करना। जैसे मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास, जैसे सपोज आपको किसी से
कोई सामान परचेज़ करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, या आप किसी भी व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में गूगल पे या नेट पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। या उसने अगर किसी अपनी वेबसाइट का नाम बताया है या अपने प्रोडक्ट का नाम बताया या अपनी कंपनी का नाम बताया है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पहले उसके बारे में आप उससे सौदा या व्यापार करने से पहले क्या करेंगे, आप उसके बारे में जांच सकते हैं कि क्या ये व्यक्ति कोई फ्रॉड तो नहीं है, मतलब ऑथेंटिक है या नहीं। तो आप उसके बारे में उसकी वेबसाइट को सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये क्या है, ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो व्यक्ति जिससे भी आप संपर्क करेंगे उसके बारे में आप कोई भी सूचना या उसके साथ कोई भी सौदा करने से पहले उसके बारे में आवश्यक जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, ऑथेंटिकेशन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अधिकृत करने से पहले आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे इसका एक एग्जांपल लीजिए, सपोज आप कोई भी ऐप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप, पहले क्या होता था कि आपको पता ही नहीं चलता था, कोई किसी फ्रॉड व्यक्ति को आपने 100 रुपये दे दिए या 1000 रुपये का कोई ऐप परचेज कर लिया, जैसे पहले कोई भी प्रोडक्ट है, आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और वो आपने परचेज कर लिया और बाद में वो व्यक्ति फ्रॉड निकला, उसने आपको सामान भेजा ही नहीं, तो इस तरह से हो गया। लेकिन अब क्या है, जैसे एप्लीकेशन है, सपोज आप कोई भी कोर्स है, आप किसी भी चैनल से कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो बेस क्या होगा कि आप उसके बारे में पहले यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करके उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कहीं ये एप्लीकेशन फ्रॉड तो नहीं है, उसके बाद ही उसको आप परचेज कर सकते हैं या उस पर अपनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये ऑथेंटिफिकेशन है, यानी कि इसमें ऑथेंटिकेशन मतलब जिसमें उसके बारे में आप पता कर सकें, ठीक है, जिसकी पहचान की सत्यता हो जाए, तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कोई व्यक्ति इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान होना मुश्किल होती है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड यानी पासवर्ड द्वारा व्यक्ति की, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि किस तरह से, मतलब जैसे आईटी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर किस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाया जाता है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर वही व्यक्ति है, ठीक है। तो उसके बारे में उसकी सत्यता की जांच कैसे हो सकती है, उसके पासवर्ड के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या आता है, OTP, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड आता है। आपके नंबर पे, आपके फ़ोन नंबर पे या आपकी ईमेल आईडी पे क्या होता है, OTP आता है। तो उसी से पता चलता है कि ये मतलब आप ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ज्ञात हो, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को, आप कोई थर्ड पर्सन है वो आपकी आईडी को लॉगिन नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी से ही आप ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उसके अंदर। नेक्स्ट हो गया इसमें सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठता से अभिप्राय है जो डाटा प्राप्त करता है यानी रिसीवर, डाटा रिसीवर तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया है। जैसे अभी मैंने एक सिंपल बताया था आपको PDF, कि जिस डाटा को आपने जैसे भेजा है वो दूसरे व्यक्ति तक वैसा ही जाएगा, कोई भी बीच में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी है। डाटा प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में भेजा गया था। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे भी मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चाहे तो उसमें डिटेल चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है। एक स्वतंत्र कंप्यूटर ये ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है। बस बेसिक मैंने आपको सिंपल बता दिया। इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठ मतलब जो डाटा, बस ये ध्यान रखिएगा सत्यनिष्ठता से क्या मतलब है, जो डाटा प्राप्त करता है यानी रिसीवर तक पहुँचता है वह उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में उसे भेजा गया था। नेक्स्ट हो गया साहित्यिक चोरी, ठीक है। साहित्यिक चोरी जैसे किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। मतलब क्या है, जैसे किसी भी सपोज जैसे किसी भी राइटर की कोई बुक है, ठीक है, तो उसको एज इट इज़ उठा लिया और कहीं पे आपने अपने नाम से या अपनी पब्लिकेशन बना के उसको सेल कर दिया, ठीक है, बेच दिया, मार्केट में उतार दिया। सिंपल इसमें मतलब कि क्या है, हूबहू नकल करना, ये साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आ जाता है। और बेसिक एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया है इसका। देखिए ये इस तरह से करके भी दिखा रहा है कि साहित्यिक चोरी दिखा रहा है आपको कि वहाँ से कॉपी कर रहा है किसी का सेम टू सेम वो कॉपी कर रहा है और फिर उसी को पब्लिश कर देगा, तो ये साहित्यिक चोरी है, ठीक है। तो आज जब सूचना का विस्तार तेजी से हुआ तो साहित्यिक चोरी बढ़ गई है। अब इसका किसने एक कुप्रभाव के रूप में इसको बताया है कि क्या है कि अब आप किसी का भी घर बैठे भी मतलब किसी का भी डाटा निकाल के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि साहित्यिक चोरी किसी के द्वारा लिखी गई पोयम है, निबंध है या कोई बुक लिखी है, उसको सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये इसका क्या है, एक दुष्प्रभाव के रूप में भी सामने आया है,
ठीक है। तो साहित्यिक चोरी क्या है, इंटरनेट का एक कुप्रभाव मान सकते हैं। तो ये हो गया। जैसे लेख ही मैंने आपको बता दिया, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये सब आप किसी का भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये एक कुप्रभाव सामने आया है। तो ये बता दिया मैंने आपको, सिंपल समझा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर तैयारी करने के लिए कई, वो सिंपल है, वही चीज़ है कि जैसे जब भी कोई रिसर्च वगैरह होते हैं तो उसमें अब आप कोई भी मटेरियल नया तैयार करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या करते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं कि जैसे पूरा 100% मटेरियल रिसर्च किया हुआ उसका एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि उस चीज़ को ख़त्म कर रहा है। तो व्यक्ति जो है वो स्वयं किसी भी चीज़ को पढ़ने या समझने की ज़रूरत ही नहीं है वो कर रहा, ठीक है, दूसरे की ही कॉपी पेस्ट चल रही है। तो ये एक इसका नेगेटिव इफेक्ट है। तो नेक्स्ट है इसमें ये रेफरेंस बुक वगैरह मैंने आपको बता दिया, किसी संदर्भ बुक से ली गई है या किसी ऑनलाइन कॉपी पेस्ट हो गई, सब समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक या शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी अकादमी बेईमानी या शैक्षिक छल कहलाती है, ठीक है। अकादमी बेईमानी, अकेडमिक्स डिसऑनेस्टी क्या कहलाती है, जब कोई विद्यार्थी अपने टीचर या शोधार्थी यानी कि जो उसमें शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके द्वारा जो कंटेंट है, उसके द्वारा बनाए गए जो मटेरियल वो सेम कॉपी पेस्ट अगर कोई विद्यार्थी कर ले तो उसको क्या कहलाते हैं, वो साहित्यिक चोरी या अकादमी बेईमानी यानी अकेडमिक डिसऑनेस्टी कहलाती है या अकेडमिक फ्रॉड कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है इसमें, तो साहित्यिक चोरी बंद होनी चाहिए, इस तरह का ये सिंबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सिंबल आप थोड़ा ध्यान रखें, इस तरह का हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह का कोई सिंबल मिल जाए और उसमें फिर आपको 4 ऑप्शंस हो, तो ध्यान रखिएगा ये किसका सिंबल है, साहित्यिक चोरी बंद करेगा। तो रेड है ये और इसमें क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है इसमें बौद्धिक संपदा का अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखिए बौद्धिक संपदा का अधिकार मतलब क्या है, बौद्धिक संपदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य और कला के क्षेत्र में मौलिक बौद्धिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने बुक लिखी है तो उसने उसके ऊपर रिसर्च की है, या जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपनी बुक लिखते हैं, तो क्या है कि उन्होंने उसके ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च की हुई है, पीएचडी करके रिसर्च की हुई है, तब उसके ऊपर उनका कॉपीराइट है, ठीक है। तो वो चीज़ें तब वो अधिकार मिलता है, कौन सा, बौद्धिक संपदा का अधिकार, कि जिसमें कलाकार द्वारा कृत यानी कि कलाकार द्वारा लिखी गई बनाई गई जो कलाकृति होती है, ठीक है, या लेखक द्वारा लिखी गया जो लेख होता है, वो सब क्या है, वो उस पर उसका विशेष स्वामित्व होता है यानी उसका खुद का उस पर एक राइट है, ठीक है। अतः रचयिता तो इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसे उसके कार्य को कहाँ और कैसे यूज़ में लाया जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे किसी ने अगर लिख दिया है, ठीक है, कोई बुक लिखी है तो, या आपने कोई थीसिस लिखी है तो उसको दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए किसकी परमिशन होनी चाहिए, जो उसका रचयिता है यानी उसको लिखने वाला, उस लेख को या उस कलाकृति को जो भी उसके बारे में लिखने वाला है उसका जो है परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, नकल चोरी पर रोक लगाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक इम्पोर्टेंट लाइन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO की फुल फॉर्म क्या है, W से हो गया वर्ल्ड, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है, अब देखिए इसके अंतर्गत स्टेटमेंट डाला हुआ है इन्होंने, बौद्धिक संपदा के अधिकार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ध्यान रखिएगा ये एजेंसी किसी स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यानी UNO के द्वारा, ठीक है, UNO संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या है, जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी। तो पूछा जा सकता है WIPO की स्थापना कब की गई, 1967 में की गई। कहाँ की गई थी, जेनेवा में, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इसका मूल कार्य क्या है, बेसिक इसका ये पूछा जा सकता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है, विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण करना है, ठीक है। देखिए अब इसके अंतर्गत ये कुछ सिंबल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। बौद्धिक संपदा का अधिकार मतलब कॉपीराइट, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि उसका उस पर अधिकार है, तो C ये होगा कॉपीराइट।
लाइसेंस, इसको आप लाइसेंस भी बोल सकते हैं, इस पर किसी का ट्रेडमार्क भी हो सकता है, और इसमें पेटेंट यानी उसका उस पर अधिकार है, उसके द्वारा लिखे गया तो उसका पेटेंट है। ठीक है, तो कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस और ट्रेडमार्क, और इसका सिंबल ध्यान रखिएगा सी करके इस तरह से। तो ये हो गया आपका बौद्धिक संपदा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें विश्व के 184 देश बौद्धिक संपदा संगठन WIO के सदस्य हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है कि WIPO के सदस्य कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा 184 देश हैं पूरे विश्व के अंदर। भारत भी संगठन का हिस्सा है, एक सदस्य है। यह संगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। ध्यान रखिएगा कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं। और कितने देश इसका सदस्य हैं, 184, और इंडिया भी इसका एक सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। कब बना था ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1995, 1995 में। कब क्या बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 1995 में। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी TRIPS, ध्यान रखिएगा TRIPS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या ट्रिप्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, TRIPS, ट्रिप्स, ध्यान रखिएगा। इस संगठन का क्या है? एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उनका मानना है और अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने होते हैं। हम भी बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंधित जितने भी कानून हैं उसको इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाए। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं ताकि जो है इसी एक्ट के अंदर अंदर उन चीज़ों को चेंज किया जाए, इन्हीं एक्ट के अंतर्गत चेंज किया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिप्स क्या है, या ट्रिप्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और जो आपका इंटेलेक्चुअल IPS क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। ठीक है, या WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित किया गया था? 1995 में, ध्यान रखिएगा। और एक WIPO है, दोनों अलग अलग टर्म में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। 8 अधिनियम के अंतर्गत, ये टोटल 8 ये हैं, निम्न 8 अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। कौन कौन से एक्ट हैं? फर्स्ट इसमें द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ध्यान रखिएगा ये एज इट इज़ पूछे जाएंगे आपसे। फर्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। सेकंड कॉपीराइट एक्ट 1957, तो ये पूछा जा सकता है कॉपीराइट एक्ट जो है वो कब बना था? तो 1957 वाला लागू है। ठीक है, या डिज़ाइन एक्ट 2000। उसके बाद है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999। नेक्स्ट है द पेटेंट एक्ट, इसमें हो जाएगा 1970, 1970। और लास्ट इसमें 6th है इसमें द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट 2001। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे कौन सा एक्ट कब का है। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है इस तरह से। कॉपीराइट एक्ट है तो 1957 वाला है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत कुछ अधिनियम दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं। नेक्स्ट इसमें द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिज़ाइन एक्ट 2000। और नेक्स्ट लास्ट है इसमें द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ठीक है, तो ये सभी एक्ट किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके अंतर्गत डाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसके अलावा 2 और निम्न क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा को सुरक्षित किया जाता है। फर्स्ट है ट्रेड सीक्रेट, सेकंड है संविदा कानून। संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप ऐसे मान सकते हैं कि किसी को जैसे 4 साल के लिए अपना थीसिस है या अपना कार्य है या अपनी बुक है, अपना कंटेंट है, उसको यूज़ करने के लिए दे दिया। ठीक है, लेकिन उसके लिए लाइसेंस होता है, उसके लिए परमिशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सिर्फ आप 4 साल के लिए या 5 साल के लिए, जितने के लिए भी जो उसका रचयिता है, ठीक है, जो भी उसको लिखने वाला है, जो उसको तैयार करने वाला है, उसका राइट है उस पर। ठीक है, तो वो आपको परमिशन दे सकता है, लाइसेंस दे सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि भाई ठीक है मैं 4 साल के लिए आपको वो चीज़ अपना लेख है वो यूज़ करने दे रहा हूँ, लेकिन 4 साल के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से सेकंड होता है इसमें ट्रेड सीक्रेट। तो देखिए अब इसके बारे में आगे दिया हुआ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यानी मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का बौद्धिक संपदा अधिकार से अलग तरह का संबंध है। ओपन सोर्स, अब देखिए यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा है? 2 ध्यान रखिएगा, एक तो संविदा कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एक ट्रेड सीक्रेट हो गया। ठीक है, अब बात करें किसकी? OSS की, यानी ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका स्रोत कोड यानी सोर्स कोड सभी के लिए खुला हो। ठीक है, जिसका सोर्स ध्यान रखिए थोड़ा डिफरेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, ओपन सोर्स
ओपन का मतलब जो सभी के लिए ओपन है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी के लिए ओपन है। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित करके उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क यूज़ कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इमेजेस या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिस पे कोई कॉपीराइट नहीं डालते हैं, ठीक है, कोई भी कॉपीराइट नहीं होता, तो उसका मतलब क्या है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है कि उनको आप सभी के लिए वो चीज़ें ओपन है, कोई भी उस इमेज का यूज़ कर सकता है या कोई भी उस लेख का, कोई भी राइटिंग वर्क का यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब इसमें इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी में करियर कितना है, क्या है, वो बता रहा है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं डाला गया है, यहाँ पर है इसमें जीवन कुछ अलग से विकल्प डाले गए हैं। जैसे स्पेशली जो कौन कौन सी फील्ड है जो इससे रिलेटेड है वो पूछी जा सकती है। ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, वेब पेज डिज़ाइनर होता है, एनिमेटर होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और नेटवर्क मार्केटर मैनेजर, नेटवर्क मैनेजर, ठीक है। तो ये है, ये कुछ जो कह सकते हैं आप कुछ वैकेंसीज़ हैं या कुछ जो रोजगार है वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, ये कोर्सेज निकल कर आते हैं। इसी तरह बहुत सारे देखें, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोग्रामर है, ठीक है, तो ये आप याद कर लेंगे। यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें डाटा एंट्री से जुड़ा हुआ है, वेब से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो देखिए सोशल मीडिया वैसे तो आप सभी जानते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पूरी दुनिया मुट्ठी में समा गई, इसका श्रेय किसको जाता है, सोशल मीडिया को। मतलब घर बैठे आप किसी के बारे में कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो उपयोगकर्ता को सामग्री तैयार करने, उसे साझा करने में समर्थ बनाए, सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे, इसे ही सोशल मीडिया कहा जाता है। जैसे टेलीग्राम है, वो क्या है, सोशल मीडिया है। व्हाट्सअप क्या है, सोशल मीडिया ऐप है। उसके थ्रू क्या है कि जैसे मैंने कोई PDF डाल दी या कोई भी डॉक्यूमेंट डाल दिया या कोई भी इमेज डाल दी, क्या है कि उसके थ्रू मैंने तो एक ही बार शेयर किया, लेकिन वो उस टेलीग्राम के अंदर जितने भी, जैसे सपोज अभी 500 लोग जुड़े हुए हैं, तो उन 500 लोगों के बारे में, उन 500 लोगों तक डायरेक्ट पहुंच गई है वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सोशल मीडिया है। तो मतलब सभी को जोड़ देता है, सभी को कनेक्ट किया है सोशल मीडिया ने, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये है कि नेटवर्क पर सूचना तैयार कर सकते हैं, इन्हें शेयर कर सकते हैं, आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जिसके थ्रू शामिल सदस्यों के द्वारा विचारों को, अपनी वीडियो को, तस्वीरों को आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें विश्व भर के लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। ध्यान रखिएगा, लगभग कितनी है, 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। जैसे कि अब देखिए इसमें जो नाम है ये जरूर पूछे जाते हैं आपसे, फेसबुक है, ट्विटर है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा इसमें आपसे, फेसबुक, ट्विटर, आर्कुट, नेक्स्ट इसमें माई स्पेस, लिंक्डइन, फ्लिकर, इंस्टाग्राम, ठीक है। सबसे अधिक लोकप्रिय साइट्स हैं। पूछा जा सकता है कौन कौन सी साइट हैं वो इसमें लोकप्रिय साइट हैं, ठीक है, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फेसबुक, ट्विटर तो आप सभी जानते हैं, लिंक्डइन वगैरह, ये 2-4 नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक सर्वे के मुताबिक विश्व में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूज़र हैं। कितने, 1 अरब 28 करोड़। सेकंड है, इंस्टाग्राम की बात करें तो 15 करोड़ है। लिंक्डइन यूज़रों की संख्या बात करें तो 20 करोड़ है। माई स्पेस यूज़र की संख्या 3 करोड़ और ट्विटर की संख्या 9 करोड़ है, ठीक है, यूज़ करने वालों की संख्या। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने यूज़र है, 1 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव फेसबुक यूज़र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लगभग ये अब 10 करोड़ तक जाने वाली है। बात करें तो यहाँ पर जो आपके लिए जानने वाली बात है वो ये है कि इसके जो साइन है वो आप याद रखिएगा, ठीक है, किसका कौन सा सिंबल है। जैसे ये ट्विटर का सिंबल है, ये यूट्यूब का सिंबल है, फेसबुक का है, ये लिंक्डइन का सिंबल है, ठीक है, ये पिंटरेस्ट वाला हो गया। इस तरह से ये सिंबल्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्योर है, लगभग पूछा जाएगा। तो ये हो गए इनके प्रतीक चिन्ह, ये पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या है, वर्ष 2011 के जनवरी महीने के फेसबुक के द्वारा ही मिस्र में ज़बरदस्त आंदोलन किया गया था। यहाँ से ये पूछा जाता है, ट्यूनीशिया में भी फेसबुक के जरिए वहाँ की सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगी थी। ये ठीक है, ये ज़्यादा कुछ हमारे लिए खास नहीं है, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ के दोनों यूज़ हैं, अच्छा भी और बुरा भी है। एक तो क्या है कि सोशल मीडिया में एक तो टाइम वेस्टिंग की तरह आप उसको यूज़ करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, उसमें कोई अभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है, इंस्टाग्राम है तो एक तरह से वो टाइम को वेस्ट ही कर रही है। लेकिन वहीं आपके लिए यूट्यूब है तो वो स्टडीज़ के लिए सही है, ठीक है। या सपोज़ टेलीग्राम है तो उसमें आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं तो वो चीज़ें सही है। या व्हाट्सअप है, ठीक है, वो भी आपके लिए ठीक है। तो ये कुछ साइट्स होती हैं, मतलब दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं इसके अंदर, अच्छे भी यूज़ होते हैं और नेगेटिव भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के इम्पैक्ट डालती हैं।
तो इसके अंतर्गत बस इसमें ये बताया गया है कि इसके अंदर जो है कुछ इलीगल जो एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ मामले दर्ज किए गए थे 2013 में 5212 जो मामले हैं इसके अंतर्गत दर्ज किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। आईसीटी ने हमारे समाज को क्या बनाया है, सक्रिय और जागरूक बना दिया है। सेकंड, गोपनीयता से तात्पर्य होता है अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा का यूज़ करना। सेकंड, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जिससे आप संपर्क कर रहे हैं उसके बारे में आप कोई भी जानकारी अपना व्यापारिक सौदा वगैरह करने से पहले उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणन। सत्यनिष्ठा मतलब क्या हो गया कि जिस व्यक्ति तक आपको वो डाटा पहुंचाना वो एज इट इज़ पहुंच जाएगा। ठीक है, उसी रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें साहित्यिक चोरी क्या होता है कि किसी भी दूसरे के द्वारा लिखी गई कोई भी शैली है, कोई भी चीज़ है, विचार है, लेख है, उसकी कॉपी कर लेना। ठीक है, यानी उसकी मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन कर देना। ठीक है, तो यानी ओरिजिनल कॉपी के रूप में आप उसको प्रकाशित कर दें, तो वो क्या है, साहित्यिक चोरी कहलाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर अब एकेडमिक फ्रॉड क्या होता है या डिसऑनेस्टी क्या होता है कि जिसमें विद्यार्थी टीचर द्वारा या शोधकर्ता द्वारा लिखे गए साहित्य की चोरी करता है, यानी उसको कॉपी पेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एकेडमिक डिसऑनेस्टी या एकेडमिक फ्रॉड। तो ये हो गया, ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बता दिया जो कि जिसके थ्रू आप सभी उसको यूज़ कर सकते हैं, सभी आप पढ़ सकते हैं या उन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं सभी लोग, तो वो ओपन सोर्स हो गया। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड मतलब सोर्स कोड ऐसा कोड होता है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, ओपन रहता है। ठीक है, आईसीटी ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत ज़्यादा उपलब्ध कराए हैं, पता है आपको। अब बात करते हैं सोशल साइट्स की, तो उसमें बता दिया कि सोशल नेटवर्क साइटिंग से हिस्सा लेने में समर्थ हो उसे सोशल मीडिया कहा जाता है, यानी वेबसाइट या एप्लीकेशन जिसके थ्रू उपयोगकर्ता को सामग्री तैयार करने, उसे साझा करने में हेल्प मिलती है, वो क्या है, सोशल मीडिया है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है, साहित्यिक चोरी। यानी दूसरे के द्वारा लिखी गई है और उसको आप अपने नाम से प्रकाशित कर दे, तो ये क्या हो गया, साहित्यिक चोरी हो गया। ठीक है, यानी किसी दूसरे का मटेरियल चुरा लिया। बौद्धिक संपदा संगठन, अब इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भारत में कितने अधिनियम के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए हुए हैं, 8 हैं, ये आपको पता है, अभी पढ़ा है हमने। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है, तो ये डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो भी कंप्यूटर से और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सभी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है, कौन सी है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। ठीक है, तो वैसे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो फेसबुक है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी फेमस साइट्स हैं, बट अगर इनमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो फेसबुक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और ये थी आपकी थ्योरी। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट कवर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन बस मैक्सिमम एग्जाम में मिलेंगे, तो वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। इसके नोट्स बनाने चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। सो गाइज, इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर जाकर भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हम डेली क्वेश्चंस की वीडियो को कवर कर रहे हैं, डेली 100 क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज जो हम कवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।